गौतम फटी आंखों से अवनी को घूरे जा रहा था। उस वक्त वो किसी मूर्ति की तरह जम गया था और उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी अवनी ने आगे कहा, कभी तो मेरे साथ भी टाइम स्पेंड किया करो गौतम। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से चली क्या गई, तुम अपने फोन पर लग गए। गौतम ने राहत की सांस ली क्योंकि अवनी ये नहीं समझ पाई थी कि वो फोन पर दीपशिखा से बात कर रहा था। गौतम ने फौरन दीपशिखा का कॉल काटते हुए अपना फोन साइड में रखा और एक स्माइल के साथ अवनी से बोला, ऐसा नहीं है अवनी, वो बस किसी ने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया था। मैं उसे यही बता रहा था कि वो जिससे बात करना चाहता है वो मैं नहीं हूं। अब खैर वो सब छोड़ो और जरा मुझे अपने डिजाइन तो दिखाओ जिनके बारे में तुम बात कर रही थी। गौतम की बात से अवनी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो एक्साइटेड होकर गौतम को अपने लैपटॉप में डिजाइन्स दिखाने लगी। इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस में गौतम ने जिस तरह से कल्पभद्र घास की मदद से एक खरगोश को जिंदा कर दिया था, अब उस घास ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। ग्लोबल फार्मा ने उस घास से बनने वाली दवा का प्रोडक्शन बढ़ाने की मांग की थी, जिससे वो दवा पूरी दुनिया में लोगों को फायदा पहुंचा सके। गौतम ने पहले ही अपना नाम पब्लिक में आने से मना कर दिया था, इसलिए अब सारी जिम्मेदारी समीर पर आ गई थी। समीर एक नई कंपनी शुरू करने जा रहा था जिससे कल्पभद्र से बनी दवा का मास प्रोडक्शन हो सके, लेकिन वो इतना आसान नहीं था। उसके लिए बहुत सारे फंड्स की जरूरत थी। गौतम के सुझाव पर समीर ने अवतार ग्रुप्स के मालिक अभिनव गुप्ता के साथ कोलैबोरेशन करते हुए सिद्धा फार्मा नाम से एक नई कंपनी शुरू करने का फैसला किया। समीर और गौतम समीर के ऑफिस में बैठे इस नए वेंचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ग्लोबल फार्मा से मिली इस नई अपॉर्चुनिटी से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की परेशानियां दूर कर सकते हैं गौतम, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अपना नाम दुनिया के सामने क्यों नहीं लाना चाह रहे हो, जबकि ये कल्पभद्र तुम्हारी ही खोज है। खोज चाहे किसी की भी क्यों ना हो समीर, पर सबसे जरूरी यह है कि इस दवा से दुनिया का फायदा हो, फिर चाहे नाम किसी का भी हो। समीर ने कुछ सोचते हुए कहा, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम इस वेंचर के साथ जुड़े रहो, क्योंकि तुम्हारे एक्सपीरियंस और आयुर्वेद को लेकर नॉलेज की हमें जरूरत है। इसलिए मैं तुम्हें सिद्धा फार्मा के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हेड बनाना चाहता हूं। समीर नहीं जानता था कि जिस अवतार ग्रुप के साथ वो कोलैब कर रहा था उसका असली मालिक अभिनव गुप्ता नहीं बल्कि खुद गौतम था। लेकिन उसके कहने पर गौतम ने उसकी नई कंपनी में बतौर रिसर्चर काम करने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। समीर को इस बात से बहुत खुशी हुई और वो गौतम से बोला, एक बात और गौतम, मैं चाहता हूं दिव्यंका सिद्धा फार्मा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हूं। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा डिसीजन काफी अच्छा है समीर। मुझे लगता है कि दिव्यंका बतौर डायरेक्टर इस कंपनी की बागडोर अच्छे से संभाल सकती है। समीर और गौतम दोनों इस नई कंपनी को जल्द से जल्द लॉन्च करना चाहते थे और सारी तैयारियों के बाद कंपनी लॉन्च की डेट डिसाइड हुई। सिद्धा फार्मा का लॉन्च जैसलमेर के एक बड़े से कैसल में होने वाला था, जहां दुनिया भर से बड़ी बड़ी शख्सियत वाले लोग आने वाले थे। शाम से ही वो कैसल लोगों और मीडिया से भरा हुआ था। तभी वहां एक बड़ी सी लग्जरी कार आकर रुकी, जिसके अंदर से दिव्यंका बाहर उतरी। दिव्यंका को वहां देख सभी मीडिया वाले उसकी ओर दौड़े और फोटोज क्लिक करने लगे, पर दिव्यंका रिपोर्टर्स से बचती हुई कैसल के अंदर चली गई। धीरे धीरे वहां और भी लोग आते रहे और सबसे आखिर में समीर और गौतम साथ आए। मीडिया समीर को घेर कर खड़ी हो गई और जब सभी रिपोर्टर्स समीर से बाइट्स लेने में बिजी थे, गौतम सबसे छुपते छुपाते कैसल के अंदर चला गया। कैसल के अंदर पहुंचते ही गौतम आगे की ओर बढ़ रहा था, तभी अचानक से दिव्यंका ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, कहां छुपकर भागने की प्लानिंग है? गौतम ने एक हल्की स्माइल के साथ जवाब दिया, मैं कहीं छुपकर नहीं भाग रहा, बल्कि मीडिया से बचने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे तुम हो तो बड़े सीक्रेटिव। ऐसा लगता है मानो जितना तुम दुनिया के सामने सिंपल दिखते हो, उससे कहीं ज्यादा तुम अपनी पर्सनल लाइफ में बड़ी चीज हो। एक पल के लिए गौतम थोड़ा चौकन्ना हुआ और फिर मजाक में दिव्यंका से बोला, तुम भी वो कहाँ हो जो दिखती हो? तुम्हारा असली रूप तो मैंने देखा है, ब्लैक जैकेट, गॉगल्स और सुपर बाइक। दिव्यंका चौंकते हुए गौतम को शांत कराती हुई बोली, धीरे बोलो गौतम, अगर किसी ने सुन लिया तो मेरी खैर नहीं। दोनों जोर से हंसे और फिर साथ में आगे बढ़ गए। कैसल में पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे और आपस में बातें कर रहे थे। दिव्यंका की दादी भी वहां मौजूद थी और कुछ नामी बिजनेसमैन उनके आसपास खड़े उनसे बातें कर रहे थे। दिव्यंका गौतम को अपनी दादी के पास ले जाते हुए बोली,
बड़ी दादी देखी तो कौन आया है। दिव्यंका की दादी ने जैसे ही गौतम को देखा उनका मुंह बन गया। वो गौतम को अवॉइड करते हुए वापस से दूसरे लोगों से बात करने लगी। दिव्यंका और गौतम को बड़ी दादी का ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन दिव्यंका उस बात को इग्नोर करती हुई गौतम से बोली, छोड़ो ना गौतम, तुम्हें तो पता ही है बड़ी दादी बहुत मूडी हैं। आओ मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलाती हूं। ये कहते हुए दिव्यंका गौतम को अपने साथ लेकर वहां से आगे बढ़ गई। वहां लगभग सभी गेस्ट आ चुके थे और अब सिद्धा फार्मा के लॉन्च की अनाउंसमेंट शुरू होने वाली थी। समीर माइक पकड़कर स्टेज पर चढ़ गया और सबका अटेंशन अपनी ओर खींचते हुए बोला, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज हमें दुनिया को और बेहतर तरीके से सर्व करने का मौका मिला है। मैं ग्लोबल फार्मा का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें इस लायक समझा, और मेरा आप सबसे वादा है कि हम पूरे जी जान से इंसानियत की भलाई के काम करेंगे। इतना कहते हुए समीर ने दिव्यंका और बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ गौतम को भी स्टेज पर बुलाया। जैसे ही वो सब स्टेज पर चढ़े, समीर ने दिव्यंका को एक रिमोट दिया, और जैसे ही दिव्यंका ने उस रिमोट का बटन दबाया, सामने लगी बड़ी सी एलईडी स्क्रीन पर सिद्धा फार्मा का नाम लिखा आया। वो देखते ही वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। तभी समीर ने वहां खड़े सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया। आखिर में वो गौतम की तरफ देखते हुए बोला, और मैं आप सबको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं शख्स से जिसकी वजह से आज हमारा ये सपना पूरा हुआ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर गौतम सिंह, हेड ऑफ सिद्धा फार्माज रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तभी स्पॉटलाइट गौतम पर पड़ी और सभी लोग तालियां बजाकर उसका वेलकम करने लगे। पर गौतम को बहुत ऑकवर्ड महसूस हो रहा था, क्योंकि वो वहां किसी भी तरह की लाइमलाइट नहीं चाहता था। पर समीर भी गौतम को बिना किसी से इंट्रोड्यूस किए नहीं जाने दे सकता था। तभी समीर ने आगे कहा, हमारे पार्टनर अवतार ग्रुप के ओनर मिस्टर अभिनव गुप्ता अनफॉर्चुनेटली आज यहां नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपनी बेस्ट विशेस भेजी हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर सिद्धा फार्मा एंड नाउ द पार्टी बिगिंस, एंजॉय। वो सब स्टेज से नीचे उतरने ही वाले थे, तभी दिव्यंका की दादी उन्हें रोकते हुए बोली, ठहरो। उनकी बात सुनकर वो सब अपनी अपनी जगह पर ही रुक गए। बड़ी दादी ने समीर की तरफ देखते हुए सीरियस नजरों से कहा, इतनी जल्दी किस बात की है समीर? लगता है तुम एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इंट्रोडक्शन देना भूल गए हो। समीर के साथ साथ बाकी सब भी बड़ी दादी की बात से हैरान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात कर रही थी। तभी बड़ी दादी ने किसी को आगे आने का इशारा किया और भीड़ के बीच से निकलकर एक शख्स सबके सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे ही समीर, गौतम और दिव्यंका ने उस शख्स को देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि भार्गव जोशी था। समीर बड़ी दादी के पास आते हुए धीरे से बोला, ये सब क्या है बड़ी दादी, आपने इन्हें यहां क्यों बुलाया? बड़ी दादी ने तेज आवाज में जवाब दिया, क्यों? क्या मुझे तुमसे परमिशन लेने की जरूरत थी? मैंने इसे इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि भार्गव भी सिद्धा फार्मा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भौंचक्के रह गए, खास करके गौतम। गौतम और समीर अच्छे से जानते थे कि इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भार्गव ने एक मौका नहीं छोड़ा था गौतम और समीर की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का। यहां तक कि उसकी वजह से फॉरेन डेलीगेट्स और दुनिया के सामने भी इंडिया की गलत इमेज पोर्ट्रे होने वाली थी। लेकिन गौतम की सूझबूझ और कल्पभद्र की चमत्कारी खूबियों की वजह से न सिर्फ आयुर्वेद की खूबियां दुनिया ने देखी थी, बल्कि आज सिद्धा फार्मा की नींव भी पड़ चुकी थी। ऐसे में भार्गव को सिद्धा फार्मा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करना कंपनी के फ्यूचर को रिस्क में डालने के बराबर था। समीर बड़ी दादी को समझाते हुए बोला, प्लीज बड़ी दादी, ऐसा मत करिए। आपको पता नहीं कि इनकी वजह से हमें कितनी बार इंसल्ट झेलनी पड़ी है। और ये बस समीर, भार्गव के बारे में एक और लफ्ज भी निकाला तो अच्छा नहीं होगा। ये मेरा डिसीजन है और भूलो मत, तुम्हारी इस नई कंपनी को शुरू करने के लिए मैंने भी तुम्हें पैसे दिए हैं। भार्गव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो बस है, और अगर तुम्हें निकालना ही है तो गैरों को निकालो। अपनों के खिलाफ जाकर तुम्हें क्या मिलेगा? समीर के कुछ बोलने से पहले ही भार्गव बड़ी दादी का सपोर्ट करते हुए बोला, हाँ समीर, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा अपना हूं और तुम अपनों को छोड़ गैरों का साथ देने में लगे हुए हो।
तुम्हें इस गौतम को इसी वक्त कंपनी से बाहर निकाल देना चाहिए। समीर को भार्गव की बात बर्दाश्त नहीं हुई, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलता, दिव्यंका गुस्से से भार्गव से बोली, गौतम ये कंपनी छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और ये मेरा डिसीजन है, क्योंकि मैं इस कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूं। भार्गव एक शैतानी मुस्कान के साथ दिव्यंका से बोला, शायद तुम ये भूल रही हो कि मैं भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक हूं, लेकिन ऐसे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ना। रुको, मैं तुम्हारा कंफ्यूजन अभी दूर किए देता हूं। भार्गव ने अपने किसी आदमी को इशारा किया और वो एक फाइल लेकर वहां आया। भार्गव ने वहां रखे कैमरा के सामने वो फाइल दिखाई और उस फाइल की पिक्चर सामने लगी एलईडी स्क्रीन पर साफ दिखने लगी। जैसे ही वहां मौजूद सभी लोगों ने उस फाइल की तस्वीर देखी, सबके होश उड़ गए। सिद्धा फार्मा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सबसे ज्यादा कंपनी के स्टेक्स भार्गव जोशी के नाम पर थे। समीर चौंकते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? तभी बड़ी दादी ने जवाब दिया, कैसे नहीं हो सकता? मैंने कहा था ना, ये कंपनी मेरे पैसों से बनी है और इस पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। मैं ही डिसाइड करूंगी कि कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कितने स्टेक्स होंगे। बड़ी दादी ने सबको एक बहुत बड़ा झटका दे दिया था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस सिचुएशन में क्या किया जाए। तभी भार्गव पूरे एटीट्यूड के साथ बोला, तो अब जब ये सच सबके सामने आ ही गया है कि सिद्धा फार्मा की सबसे बड़ी पावर मेरे हाथ में है, तो मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये ऐलान करता हूं कि गौतम इस कंपनी का हिस्सा नहीं है। मैं अभी उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड की पोस्ट से बर्खास्त करता हूं। इस बात ने सबके होश उड़ा दिए, पर गौतम अभी भी शांत खड़ा भार्गव को सीरियस नजरों से घूरे जा रहा था। वो अच्छे से जानता था कि भार्गव और बड़ी दादी ने साथ मिलकर वो सब लॉन्च के दिन के लिए पहले से प्लान किया हुआ था, जिससे वो सबके सामने गौतम की इंसल्ट कर सकें। पर भार्गव और बड़ी दादी को ये नहीं पता था कि जिसे वो अपनी जीत समझ रहे थे, वो बहुत जल्द उनकी हार में बदलने वाली थी। आगे क्या होने वाला था? क्या गौतम को वो कंपनी छोड़नी पड़ी? क्या गौतम भार्गव और बड़ी दादी के प्लान पर पानी फेरने वाला था? खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों ताक रहे हो? सुना नहीं? तुम्हारी इस कंपनी में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहां से। भार्गव सबके सामने गौतम को जलील किए जा रहा था, पर गौतम उसे पलटकर कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसने धीरे से अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए। उसे समीर और दिव्यंका ने रोकने की कोशिश भी की, पर गौतम ने उन्हें इशारे से मना कर दिया और वहां से बाहर जाने लगा। भार्गव की खुशी का ठिकाना न था। आज उसने गौतम से अपना पुराना बदला ले लिया था। वो खुश होते हुए समीर से बोला, तुम सब इस तरह शांत क्यों खड़े हो? अपने नए डायरेक्टर का स्वागत नहीं करोगे? तभी अचानक कुछ लोग हाथों में ढेर सारे महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर उस कैसल में दाखिल हुए। उन गिफ्ट्स में लग्जरी गोल्ड वॉचेस, गोल्ड चेन्स, महंगे लग्जरी स्मार्टफोन्स और कुछ गोल्ड एसेसरीज थे। ये देखकर भार्गव खुश होते हुए बड़ी दादी से बोला, इस सब की क्या जरूरत थी? बड़ी दादी ने हैरान होते हुए भार्गव को जवाब दिया, ये सब मैंने नहीं मंगवाया। भार्गव ने समीर और दिव्यंका की तरफ देखा, पर उनके चेहरों से भी साफ समझ आ रहा था कि वो गिफ्ट्स उन्होंने भी नहीं मंगवाए थे। भार्गव हैरानी से बड़बड़ाया, तो फिर ये गिफ्ट्स किसने भेजे? तभी अचानक वहां एक आदमी आते हुए बोला, हेलो, मेरा नाम अनुज शेखावत है। मैं अवतार ग्रुप्स की तरफ से आया हूं। ये सारे गिफ्ट्स अवतार ग्रुप्स के ओनर मिस्टर अभिनव गुप्ता ने भेजे हैं। भार्गव खुश होते हुए बोला, हो आई सी, मिस्टर गुप्ता को ये सब भेजने की क्या जरूरत थी? खैर, अब जब ये गिफ्ट्स उन्होंने भेज ही दिए हैं, तो समीर इन्हें संभाल कर मेरी कार में रखवा देना। अनुज भार्गव को टोकते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, ये गिफ्ट्स आपके लिए नहीं बल्कि मिस्टर गौतम के लिए हैं। अनुज की बात वहां सुनकर वहां खड़े सभी लोग चौंक गए, और सबसे ज्यादा अगर वहां कोई हैरान था तो वो था भार्गव। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं वही बोल रहा हूं जो सच है। मिस्टर गुप्ता ने ये सारे गिफ्ट्स गौतम साहब के लिए ही भिजवाए हैं। वैसे गौतम साहब कहां हैं? बड़ी दादी मुंह बनाते हुए बोली, वो कोई साहब वाहब नहीं है और ना ही इस कंपनी में उसके लिए कोई जगह है। वो कब का यहाँ से जलील होकर जा चुका है। ये सुनते ही अनुज हक्का बक्का रह गया। क्या? पर यह बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। मुझे अभी मिस्टर गुप्ता को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। अनुज ने बिना देर किए सीधा अभिनव गुप्ता को कॉल लगाते हुए उसे सारी बात बताई। सब कुछ सुनने के बाद अभिनव ने अनुज से कुछ कहा, जिसे सुनकर अनुज बोला, राइट सर, मिस्टर गुप्ता आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं।
इतना कहते हुए अनुज ने अपना फोन स्पीकर पर डाल दिया और दूसरी तरफ से अभिनव गुप्ता की गुस्से से भरी आवाज आई। मिस्टर समीर रायजादा, मैं इस मर्जर के लिए इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि मिस्टर गौतम आपके साथ थे, पर मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मिस्टर गौतम अब इस कंपनी में काम नहीं करेंगे। आई एम सॉरी मिस्टर रायजादा, लेकिन अगर मिस्टर गौतम इस कंपनी का हिस्सा नहीं है तो मैं भी इस कंपनी के साथ काम नहीं कर सकता। अवतार ग्रुप्स आपके साथ हुए हर मर्जर को अभी इसी वक्त खत्म करता है। अभिनव की बात सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई और बड़ी दादी का तो मानो सिर ही चकरा गया, क्योंकि उन्होंने भी सिद्धा फार्मा में पैसे इन्वेस्ट किए थे और उन्हें डर था कि अगर अवतार ग्रुप ने वो मर्जर तोड़ दिया तो उनके सारे पैसे डूब जाएंगे। वो घबराती हुई फोन के पास आकर बोली, नहीं नहीं मिस्टर गुप्ता, आप ये मर्जर मत तोड़िए। गौतम कंपनी छोड़कर कहीं नहीं गया है, वो इसी कंपनी में एक रिसर्चर की तरह काम कर रहा है। इट्स बेटर, लेकिन अगर ये मजाक था तो ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है। याद रखिएगा मिस्टर गौतम मेरे खास लोगों में से हैं। सिद्धा फार्मा का फ्यूचर उनके हाथों में ही सेफ है। ये कहते हुए अभिनव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। बड़ी दादी की बातों ने भार्गव को ऊपर से नीचे तक हिला कर रख दिया था। उसे लगा था कि बड़ी दादी को अपनी साइड करके वो गौतम को उस कंपनी से साइड लाइन कर देगा, पर एक बार फिर उसे अपना पासा उल्टा पड़ता नजर आ रहा था। बड़ी दादी बेचैन होते हुए समीर से बोली, तुम चुप क्यों खड़े हो? जल्दी से गौतम को यहाँ वापस बुला कर लाओ। समीर और दिव्यंका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और समीर एक्साइटेड होते हुए बोला, जैसा आप कहें बड़ी दादी। समीर फौरन वहां से निकल गया और करीब आधे घंटे बाद गौतम के साथ कैसल वापस लौटा। बड़ी दादी गौतम से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो बिना गौतम की तरफ देखे धीरे से बोली, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी पोस्ट वापस से संभाल सकते हो। गौतम के चेहरे पर भी एक हल्की स्माइल आ गई, मानो जैसे उसे पहले से पता था कि उसकी पीठ पीछे वहां हुआ क्या था। उसने एक नजर भार्गव की तरफ उसी स्माइल के साथ देखा जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। जब गौतम भार्गव की आंखों में देख रहा था तब भार्गव को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गौतम उसे मन ही मन चिढ़ा रहा हो, पर भार्गव चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसलिए एक बार फिर से हार का स्वाद चखने के बाद भी भार्गव बिना कुछ कहे अपनी जगह पर खड़ा रहा। तभी दिव्यंका ने वेटर को इशारा किया और वेटर अपने हाथ में ड्रिंक्स की ट्रे लेकर वहां आ गया। सब ने अपने अपने हाथ में ड्रिंक्स पकड़ी और दिव्यंका एक्साइटेड होते हुए जोर से बोली, फॉर सिद्धा फार्मा एंड इट्स डैशिंग रिसर्चर गौतम, चीयर्स। अगले दिन हर न्यूज़पेपर की सिर्फ एक ही हेडलाइन थी, सिद्धा फार्मा। समीर के पिता की एक पुरानी प्रॉपर्टी थी जहां एक अधूरी बिल्डिंग थी। समीर ने उसे रिकंस्ट्रक्ट करवा के सिद्धा फार्मा का हेड ऑफिस बनाया। जब गौतम पहले दिन वहां पहुंचा तो बुके और फूलों की माला के साथ उसका वहां वेलकम किया गया। बिल्डिंग के अंदर जाते ही सबसे पहले उसे वहां दिव्यंका मिली, जो कॉर्पोरेट ड्रेस में बहुत एलीट नजर आ रही थी। दिव्यंका को देखकर गौतम उसके साथ मजाक करते हुए बोला, अरे वाह डायरेक्टर साहिबा, आज तो आप बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही हैं। वैसे पहचानने में तो उस दिन भी नहीं आ रही थी जब उस शोरूम में। दिव्यंका गौतम को बीच में ही रोकती हुई मुंह बनाकर बोली, जस्ट शट अप। मैंने कितनी बार कहा है कि उस बारे में ऐसे सबके सामने बात मत किया करो। तभी पीछे से समीर आते हुए बोला, क्या खुसुर पुसुर चल रही है? समीर के वहां आते ही दिव्यंका हड़बड़ाते हुए बोली, अब कुछ नहीं, मैं तो बस वो गौतम को वेलकम कर रही थी। इन्हें वेलकम करने की क्या जरूरत है? ये कंपनी अगर आज फॉर्म हुई है तो उसकी वजह यही तो है। वेल, आई मस्ट थैंक यू गौतम। आज अगर हम इतना बड़ा काम करने लायक बने हैं तो वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। गौतम ने समीर को जवाब देने के बजाय सिर्फ एक हल्की स्माइल पास की। तभी समीर दिव्यंका से बोला, दिव्यंका अपने रिसर्च हेड को उनका ऑफिस नहीं दिखाओगी? दिव्यंका ने खुशी खुशी गौतम का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ऑफिस टूर पर ले चली। दिव्यंका ने गौतम को पूरा ऑफिस घुमाया और आखिर में वो उसे डायरेक्टर्स रूम में ले गई। और ये है डायरेक्टर्स रूम, यानी कि वो जगह जहां बैठकर मैं इस कंपनी को ऑपरेट करूंगी। दिव्यंका को काम करते देख गौतम सच में बहुत खुश था। वो एक स्माइल के साथ बोला, तुम्हें इस कंपनी के डायरेक्टर के रूप में देखकर मैं बहुत खुश हूं दिव्यंका। मुझे हमेशा से पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बनी हो। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां किसी की गुस्से से भरी तेज आवाज आई, ये यहां क्या कर रहा है? जैसे ही उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां भार्गव जोशी
अपनी सेक्रेटरी कनिका के साथ खड़ा गुस्से से गौतम की तरफ देख रहा था। वो बौखलाता हुआ दिव्यंका से बोला, दिव्यंका, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि एक मामूली से रिसर्चर को डायरेक्टर्स रूम में लेकर नहीं आना चाहिए। दिव्यंका को भार्गव की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो गौतम को सपोर्ट करते हुए बोली, गौतम कोई मामूली सा रिसर्चर नहीं है। शायद आपको पता होगा कि जिस कल्पभद्र की वजह से ये कंपनी फॉर्म हुई है, उसकी खोज गौतम ने ही की थी। और आप कौन होते हैं मुझे कुछ बोलने वाले? भूलिए मत, मैं भी इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक हूं। मेरी मर्जी, मैं जिसे चाहूं इस ऑफिस में कहीं भी लेकर जाऊं। भार्गव जोशी को दिव्यंका का इस तरह से उसे जवाब देना पसंद नहीं आया, और वो भी कनिका के सामने। वो झल्लाते हुए बोला, तुम होगी डायरेक्टर, पर यह मत भूलो कि अभी भी इस कंपनी के सबसे ज्यादा स्टेक्स मेरे हाथ में हैं, और मेरे पास ऐसी पावर है कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। दिव्यंका ने मस्खरे अंदाज में जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, आपकी पावर तो मैंने उस दिन लॉन्च पार्टी के टाइम देख ही ली थी, जब बड़ी दादी ने गौतम को वापस बुलाया था और आप चुपचाप सिर्फ खड़े तमाशा ही देखते रह गए थे। दिव्यंका ने भार्गव की दुखती रग पे हाथ रख दिया था, पर दिव्यंका की बात अपनी जगह पर सही थी। भार्गव चाहकर भी गौतम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि गौतम के कनेक्शंस बहुत ऊपर तक थे, और अगर वो गौतम को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो उसे खुद बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता था। इसलिए वो बिना कोई जवाब दिए गुस्से से पैर पटकता हुआ कनिका के साथ वहां से चला गया। दिव्यंका मूड चेंज करते हुए गौतम से बोली, छोड़ो ना गौतम, मेरे साथ चलो। अब सिर्फ एक ही जगह है जिसका टूर देना तुम्हें बाकी रह गया है, और वो है तुम्हारा अपना चैम्बर। ये कहते हुए दिव्यंका गौतम का हाथ पकड़कर डायरेक्टर्स रूम से बाहर निकल आई। दिव्यंका और गौतम एक बड़े से चैम्बर में दाखिल हुए। वो चैम्बर सच में बहुत स्पेशियस था, और वहां ढेर सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स के मॉडल्स रखे हुए थे। साथ ही वहां एक बड़ी सी रैक में ढेर सारी किताबें रखी हुई थी, जिनमें ज्यादातर आयुर्वेद से जुड़ी किताबें थी। दिव्यंका खुश होते हुए गौतम से बोली, यह है तुम्हारा चैम्बर, इसकी हर चीज मैंने खुद डिजाइन की है, बताओ कैसा लगा तुम्हें ये? गौतम ने नजर घुमाकर चारों तरफ देखा और खुश होते हुए बोला, वाह दिव्यंका, सच में तुम्हारी चॉइस का जवाब नहीं। आई मस्ट से यू आर रियली मल्टी टैलेंटेड। दिव्यंका ने गौतम का हाथ पकड़कर उसे उसकी बड़ी सी चेयर पर बिठाते हुए कहा, इस चेयर पर बैठकर तुम सच में किसी बड़ी रियासत के वारिस लग रहे हो। गौतम ने दिव्यंका की बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर मन ही मन उसे बहुत हंसी आ रही थी, इसलिए उसने सिर्फ एक सिंपल सी स्माइल पास की। तभी दरवाजे की तरफ से किसी लड़की की हल्की सी आवाज आई, मे आई कम इन सर? गौतम ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां एक लंबी सी गोरी चिट्टी लड़की खड़ी थी। उस लड़की की बड़ी बड़ी काली आंखें थीं और उसने प्रोफेशनल कपड़े पहने हुए थे। साथ ही उसके हाथ में एक बड़ी सी फाइल थी। उस लड़की का चेहरा जितना खूबसूरत था, उतनी ही मिठास उसकी आवाज में भी थी। तभी दिव्यंका उस लड़की को जवाब देते हुए बोली, यस कम इन प्रियंका। वो लड़की अंदर आकर दिव्यंका के पास खड़ी हो गई। दिव्यंका गौतम को उससे इंट्रोड्यूस कराते हुए बोली, गौतम ये प्रियंका है, तुम्हारी नई पर्सनल सेक्रेटरी। गौतम चौंकते हुए बोला, क्या कहा? पर्सनल सेक्रेटरी? हाँ, अब जब तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हो तो इस ऑफिस में कोई तो होना चाहिए जो तुम्हारी जिम्मेदारी संभाल सके। गौतम ने हैरानी से कहा, पर दिव्यंका मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से संभाल सकता हूँ। दिव्यंका ने गौतम को चुप कराते हुए उसके पास आकर धीरे से कहा, प्लीज गौतम, इसके सामने तो इस तरह मत बोलो। देखो, इसे मैंने अपॉइंट किया है। ये बेचारी यहाँ जॉब की तलाश में आई थी, पर उस भार्गव की पीए कनिका ने इसे वापस भगा दिया। शायद वो उसकी क्वालिफिकेशन से जेलिस हो गई होगी, पर तभी मेरी इस पर नजर पड़ी और मैंने इसे तुम्हारी सेक्रेटरी के लिए अपॉइंट कर लिया। अब तुम्हें इसे अपनी सेक्रेटरी बनाना ही होगा, और ये मेरा ऑर्डर है, भूलो मत, मैं डायरेक्टर हूं इस कंपनी की। गौतम ने चुपचाप दिव्यंका का ऑर्डर मानते हुए हाँ में सिर हिलाया। दिव्यंका वापस से प्रियंका की तरफ मुड़ते हुए बोली, सो प्रियंका, आज से तुम्हें हर वक्त गौतम सर का साया बनकर उनके साथ रहना है। फिलहाल मैं चलती हूं। बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी मुझे और भी जरूरी काम है। अब यहां से तुम टेक ओवर करो। इतना कहते हुए दिव्यंका उस चैम्बर से बाहर चली गई। गौतम ने प्रियंका के डॉक्यूमेंट्स मांगे और प्रियंका ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल गौतम को पकड़ा दी। जब गौतम ने वो फाइल खोली तो सच में प्रियंका की क्वालिफिकेशंस देखकर वो काफी इंप्रेस हुआ, पर तभी अचानक से बाहर किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी, जिससे गौतम चौंक गया।
वो प्रियंका को उसकी फाइल लौटाकर उस चैम्बर से बाहर निकल गया, ये देखने के लिए कि वहां क्या तमाशा चल रहा था। गौतम के उस चैम्बर से निकलते ही प्रियंका ने अपने फोन से किसी को कॉल लगाते हुए कहा, हमारी पहली चाल सक्सेसफुल रही प्रोफेसर। गौतम को मुझ पे शक नहीं हुआ। फोन के दूसरी तरफ से प्रोफेसर आचार्य की आवाज आई, गुड, पर ध्यान रहे, गौतम को शक नहीं होना चाहिए कि तुम माया कल्ट की मेंबर हो। तुम्हें बस उसकी हर चाल पर नजर रखनी है और ये पता करना है कि क्या सच में गौतम के अंदर वो आकाशिक ऊर्जा है जो उसे मायागिरी से मिली है। प्रियंका ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, आप फिक्र ना करें प्रोफेसर, मैं किसी साय की तरह गौतम के साथ ही रहूंगी। क्या गौतम प्रियंका की सच्चाई जान पाएगा? ऑफिस के बाहर वो शोर कैसा था? भार्गव जोशी गौतम के खिलाफ आगे क्या प्लान करने वाला था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? अगर उन्हें पता चल गया तो पता है क्या होगा? तुम्हें लात मार के नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सिद्धा फार्मा ऑफिस बिल्डिंग के बाहर खड़ी एक औरत सिक्योरिटी गार्ड से लड़े जा रही थी। वो जबरदस्ती बिल्डिंग के अंदर जाना चाह रही थी, पर सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। आप जो भी हूं, पर मैं आपको बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जाने दे सकता। उस औरत के शोर से बिल्डिंग के अंदर बैठे लोग भी चौंक गए थे। तभी कनिका बाहर आते हुए गुस्से से बोली, What the hell is happening here? Who is this silly woman? सिली, मुझसे तमीज से बात करो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें धक्के मारकर यहां से बाहर निकलवा सकती हूं। कनिका ने सिक्योरिटी गार्ड से गुस्से से कहा, कौन है ये? पता नहीं मैडम, एक तो बिना अपॉइंटमेंट अंदर जाने की जिद कर रही है और ऊपर से इतनी देर से सबको नौकरी से निकालने की धमकी दिए जा रही है। मुझे तो लगता है ये कोई पागल है। वो औरत गुस्से से भड़कती हुई बोली, खबरदार, अगर मुझे पागल बोला तो मेरा नाम निशा है और मैं गौतम की पास की रिश्तेदार हूं। तभी पीछे से भार्गव जोशी भी बाहर आया और जैसे ही उसने गौतम का नाम सुना, वो गुस्से से बौखलाते हुए बोला, तो ये ऑफिस है, लोग यहां काम करने आते हैं, ना कि रिश्तेदारियां निभाने। अगर तुम्हें रिश्ता निभाना है तो घर जाकर निभाओ और जिसके साथ निभाना है उसे भी अपने साथ ले जाओ। इतना कहते हुए भार्गव ने कनिका से कहा, मुझे यहां कोई तमाशा नहीं चाहिए, निकालो इसे यहां से। भार्गव के ऑर्डर पर कनिका ने निशा को हल्का सा धक्का देते हुए पीछे ढकेला, जिससे चिढ़कर निशा ने कनिका के मुंह पर जोर का एक तमाचा जड़ दिया। भार्गव पहले ही गौतम का नाम सुनकर ऊपर से नीचे तक जल गया था। ऊपर से निशा के उसकी सेक्रेटरी को थप्पड़ मारने से उसके सिर पर खून सवार हो गया। वो निशा को पलटकर थप्पड़ मारने के लिए उसकी ओर तेजी से बढ़ा, पर इससे पहले वो निशा को थप्पड़ मारता अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। भार्गव ने पलट कर देखा तो उसका हाथ और किसी ने नहीं बल्कि गौतम ने रोका था। गौतम ने भार्गव का हाथ झटकते हुए सीरियस टोन में कहा, तुम्हें किसी औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा हाथ पकड़ो। ये कहते हुए भार्गव ने गौतम पर अपने हाथ से वार करना चाहा, पर गौतम खुद को बचाते हुए एक किनारे हुआ और भार्गव पर ऐसा मूव इस्तेमाल किया कि अगले ही पल भार्गव जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। इनफ! तभी वहां दिव्यंका की तेज आवाज आई, जिससे गौतम अपनी जगह पर ही रुक गया। दिव्यंका ने वहां आते हुए बेचैन होकर कहा, ये एक ऑफिस है, अगर तुम दोनों को लड़ना ही है तो किसी फाइटिंग रिंग में जाकर लड़ो। गौतम शांत खड़ा था, पर भार्गव जमीन से उठते हुए दिव्यंका से गुस्से से बोला, इसने मुझ पर हाथ उठाया है, कंपनी के डायरेक्टर पर, इसके खिलाफ एक्शन जरूर लेना चाहिए। दिव्यंका ने सीरियस टोन में भार्गव से कहा, हाथ तो आप भी उठाने जा रहे थे और वो भी एक औरत पर। अगर देखा जाए तो एक्शन तो आपके खिलाफ भी लिया जा सकता है और वो भी कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट। दिव्यंका की बात से भार्गव समझ गया कि उसने देख लिया था कि भार्गव निशा पर हाथ उठाने जा रहा था, इसलिए उस वक्त उसने और कुछ बोलना या करना जरूरी नहीं समझा और पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। कनिका भी वहां एक पल नहीं रुकी और भार्गव के पीछे चली गई। गौतम, क्या तुम इस लेडी को जानते हो? दिव्यंका ने निशा की तरफ देखते हुए गौतम से कहा। गौतम ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, ये अवनी की मामी है। इससे पहले दिव्यंका निशा के वहां आने की वजह पूछती, निशा खुद एक फेक स्माइल के साथ बोली, सिर्फ अवनी की ही नहीं बल्कि मैं गौतम की भी मामी जैसी ही हूं, है ना गौतम? गौतम के चेहरे से दिव्यंका साफ समझ गई थी कि उसे निशा कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो गौतम का पर्सनल मैटर समझकर कुछ नहीं बोली। गौतम, तुम इसे अपने आप सॉर्ट करो, पर ध्यान रहे ऑफिस में अब कोई और तमाशा नहीं होना चाहिए।
ये कहते हुए दिव्यंका गौतम और निशा को वहां छोड़कर अंदर वापस चली गई। गौतम के लिए वो सब बहुत एम्बैरेसिंग था। वो वहां रहकर निशा से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने निशा को ऑफिस बिल्डिंग के बाहर चलने को कहा और उसे बिल्डिंग के बाहर पार्किंग में लेकर गया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ काम करता हूँ? तुम भले ही हमें कुछ मत बताओ गौतम, पर हम तुम्हारे बारे में सारी खबर रखते हैं। इस बात से गौतम थोड़ा सतर्क हो गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि निशा उसके बारे में कितना जानती थी और कैसे। क्या मतलब है आपका? हमसे छुपाने की क्या जरूरत है बेटा, हम तो फैमिली है ना। मेरी एक फ्रेंड ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में एक पार्टी की फोटो शेयर की थी, जो सिद्धा फार्मा के लॉन्च की फोटो थी। उस फोटो में तुम्हें देखकर मैं तो चौंक ही गई। तब मेरी फ्रेंड से मुझे पता चला कि तुम तो इस कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर काम कर रहे हो। गौतम को थोड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि निशा को उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, पर फिर भी वो इस बात से अभी भी थोड़ा परेशान था कि निशा को अब ये पता था कि वो सिद्धा फार्मा में काम करता था। वो बहाना बनाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ किसी बड़ी पोस्ट पर नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ रिसर्च टीम का हिस्सा हूँ। तो क्या हुआ? मैंने देखा तुमने अभी उस आदमी के साथ जो किया, जो खुद को कंपनी का डायरेक्टर बोल रहा था, और वो लड़की जिसने तुम्हारी साइड देते हुए उस डायरेक्टर को फटकार लगाई। भले ही तुम्हारी यहाँ कोई बड़ी पोस्ट ना हो, पर इतना तो तय है कि तुम्हारी पहुंच इस कंपनी में काफी ऊपर तक है। निशा अब गौतम को इरिटेट कर रही थी। वो सीधा पॉइंट पर आते हुए बोला, आप यहाँ क्यों आई हैं? अब ये मत कहिएगा कि आप यहाँ सिर्फ मुझसे मिलने आई थी। वो एक्चुअली गौतम, तुम्हें तो पता है ना कि मैंने ग्रेजुएशन की है, पर मेरी लास्ट जॉब इतनी अच्छी चल नहीं रही, और सिद्धांत के जॉब वाले भी उसका खून चूस लेते हैं, और हमारी सैलरी से घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर तुम हमें इस कंपनी में कोई अच्छी सी जॉब दिलवा देते तो। गौतम को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि निशा और सिद्धांत भी गीता की तरह उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। लेकिन आज गौतम को इतनी अच्छी जगह काम करते देख निशा अपने मतलब के लिए गौतम से सभी रिश्तेदारियां निकाल रही थी। गौतम अवनी की उन फीलिंग्स को आज अच्छे से समझ पा रहा था, जब अवनी ने कहा था कि उसकी मां और उसके रिश्तेदार सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन गौतम अपनी इरिटेशन निशा पर निकाल भी नहीं सकता था, क्योंकि वो जैसी भी थी, पर आखिर थी तो अवनी की सगी मामी ही। इससे पहले गौतम निशा की बात का कोई जवाब देता, अचानक उसे दिव्यंका का मैसेज आया, मीट मी इन माई चैम्बर राइट नाउ। गौतम को लगा दिव्यंका उससे भार्गव वाले तमाशे के लिए अपसेट है। वो निशा से बोला, मुझे भी एक जरूरी काम से जाना होगा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। गौतम वहां से जाने लगा, पर तभी निशा उसे रोकते हुए बोली, तुमने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया गौतम। जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं देते, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। गौतम बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहा था। वो और कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए वो निशा से बोला, ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, लेकिन आपको रिसेप्शन एरिया में ही बैठकर मेरे लौटने का इंतजार करना पड़ेगा, और वादा कीजिए कि अब आप किसी से भी नहीं उलझेंगी। निशा ने एक स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिलाया और गौतम के पीछे पीछे चल दी। गौतम ने निशा को रिसेप्शन एरिया में बिठाया और सीधा दिव्यंका के चैम्बर में गया। वहां जाकर उसने देखा कि दिव्यंका अपनी चेयर पर सीरियस फेस बनाकर बैठी थी और दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। गौतम को लगा दिव्यंका बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए दिव्यंका के कुछ बोलने से पहले ही वो उसे एक्सप्लेनेशन देते हुए बोला, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दिव्यंका। मुझे नहीं पता था कि निशा मामी यहाँ कर इतना बड़ा तमाशा कर देंगी। वो तो यहाँ। तभी अचानक दिव्यंका जोर जोर से हंसने लगी, जिसे देखकर गौतम अपनी बात बोलते बोलते रुक गया और हैरानी से उसे देखने लगा। दिव्यंका अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, वैसे अवनी की मामी हैं बहुत इंटरेस्टिंग। जिस तरह उन्होंने उस कनिका को खींचकर थप्पड़ मारा, मैं तो खुशी के मारे मानो पागल ही हो गई। तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लगा? बुरा क्यों लगेगा, वो कनिका है ही इसी लायक। मुझे तो तुम्हारा भी उस भार्गव को थप्पड़ मारना बुरा नहीं लगा, लेकिन फिर जब वो दोबारा से तुम पर वार करने जा रहा था तो मुझे ना चाहते हुए भी बीच में आना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम उसका बहुत बुरा हाल करोगे। इसलिए मुझे सबके सामने स्ट्रिक्ट होने का नाटक करना पड़ा। आफ्टर ऑल मैं इस कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से जो हूं, लेकिन सच कहूं तो मुझे बहुत मजा आ रहा था। गौतम की हैरत का ठिकाना ना था, लेकिन फिर भी उसे दिव्यंका की बात पर हंसी आ गई, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि दिव्यंका किस तरह की मस्खरी लड़की थी। तभी दिव्यंका ने गौतम से सवाल किया, वैसे
तुम्हारी मामी इन लॉ यहाँ क्यों आई हैं? गौतम एक गहरी सांस लेता हुआ दिव्यंका के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोला। अब क्या ही बताऊं, उन्हें किसी के थ्रू पता चला कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ, तो बस मेरे नाम पर जॉब पाने की ख्वाहिश लिए वो यहाँ चली आई। तो उसमें बुरा ही क्या है? क्या कहा था उन्होंने? हाँ, वो तुम्हारी पास के रिश्तेदार हैं, तुम कहो तो मैं उन्हें कोई अच्छी सी जॉब दे दूंगी। गौतम ने जवाब दिया। नहीं दिव्यंका, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें शायद पता नहीं, पर मेरी मदर इन लॉ के घर वाले बिल्कुल भी भरोसा करने के लायक नहीं है। मैं बाहर जाकर उन्हें बता दूंगा कि यहाँ उनके लिए कोई भी जॉब अवेलेबल नहीं है। ओके, एज यू विश। गौतम दिव्यंका के चैम्बर से बाहर निकलकर रिसेप्शन एरिया में गया, जहां निशा बैठी बड़ी बड़ी आंखों से उस शानदार ऑफिस को निहार रही थी। गौतम को वहां आता देख वो एक्साइटेड होकर खड़ी होते हुए बोली, क्या हुआ गौतम, मेरी और सिद्धांत की नौकरी तो पक्की है ना? गौतम निराश होने की एक्टिंग करते हुए बोला, आई एम सो सॉरी मामी जी, पर यहाँ एक भी वैकेंसी नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया, पर मेरी बॉस मेरी एक नहीं सुन रहे हैं। अब अगर मैंने उन्हें ज्यादा फोर्स किया तो बिना बात के मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। निशा को गौतम का जवाब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो अपसेट होकर बोली, जीजी सही कहती हैं, तुम हमें पसंद ही नहीं करती हो। इतनी उम्मीद लेकर मैं यहाँ आई थी, सोचा था तुम अपने परिवार की मदद करोगे, पर मुझे समझ में आ गया है कि तुमने तो हमें कभी अपना परिवार समझा ही नहीं। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी गौतम, कभी नहीं। इतना कहते हुए निशा दुखी मन से वहां से चली गई। गौतम ने किसी तरह उस नाटक को झेलते हुए खुद को समझाया और फिर वापस अपने चैम्बर की तरफ लौट गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि भार्गव अपने चैम्बर की खिड़की से वो सब कुछ देख रहा था। भार्गव को इतना समझ आ गया था कि गौतम और निशा के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे, और इसके चलते उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान जन्म ले रहा था जो गौतम के खिलाफ वो इस्तेमाल कर सकता था। आखिर भार्गव जोशी के दिमाग में कौन सा प्लान चल रहा था? क्या निशा और सिद्धांत को सिद्धा फार्मा में काम करने का मौका मिलेगा? क्या निशा को गौतम का असली बैकग्राउंड पता चल जाएगा? सिद्धा फार्मा के पहले ही दिन गौतम ने इतना कुछ झेल लिया था जितना उसने सोचा भी नहीं था। जब वो अपने विला पहुंचा तो कई बार बेल बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। उसे लगा अवनी किसी काम से बाहर गई होगी, इसलिए वो स्पेयर कीज से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। भले ही आकाशिक ऊर्जा से उसे काफी एनर्जी मिली थी, पर निशा के ड्रामे के बाद वो मेंटली काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। वो सीधा अपने रूम में गया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम के अंदर जाने लगा। पर जैसे ही वो वॉशरूम का दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुआ, उसके सामने टॉवल में खड़ी अवनी जोर से चीखी। गौतम भी सकपका गया और मुंह फेर कर खड़ा हो गया। अब सॉरी, मुझे लगा कि घर में कोई नहीं है। मैंने डोरबेल भी बजाई थी, तुम आई नहीं तो मैं खुद ही। अवनी थोड़ा सकुचाते हुए बोली, वो मैं नहा रही थी, रूम का और वॉशरूम का दरवाजा बंद था, इसलिए मैं डोरबेल सुन नहीं पाई। कुछ देर के लिए उन दोनों के बीच एक खामोशी सी छा गई। वो दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े थे, क्योंकि उन दोनों के लिए ही वो मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड था। तभी गौतम धीरे से अवनी से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। अवनी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, ज्यादा नॉटी होने की जरूरत नहीं है, तुम वॉशरूम के बाहर जाओ। गौतम भी हल्का सा मुस्कुराया और बिना पीछे मुड़े वॉशरूम के बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब अवनी चेंज करके वॉशरूम के बाहर आई तो गौतम बेड पर ही बैठा था। अभी भी वो दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। अवनी ड्रेसिंग टेबल के पास गई और अपने बालों में कंघी करने लगी। वो मिरर के थ्रू गौतम को साफ देख पा रही थी और ये भी कि गौतम भी नजरें चुराकर उसकी तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। तभी अवनी के बाल उसके गले में पहनी चेन में उलझ गए, जिससे उसे थोड़ी उलझन होने लगी। गौतम ने वो नोटिस किया और बेड से उठकर अवनी के पीछे खड़ा होते हुए धीरे से बोला, मैं निकाल दूं? अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने हाथ नीचे कर चुपचाप खड़ी हो गई। गौतम ने उसकी गर्दन के पीछे से उसकी चेन में उलझे बालों को बड़े ही आराम से सुलझाया। गौतम की उंगलियों को अपनी गर्दन पे महसूस करते ही अवनी के पूरे शरीर में एक करंट सा फैल गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। गौतम आईने में अवनी के चेहरे के एक्सप्रेशंस साफ देख पा रहा था। गौतम के भी पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ रही थी। बालों को सुलझाने के बाद भी गौतम वहीं खड़ा रहा और आईने में अवनी को देखता रहा। अवनी की आंखें अभी भी बंद थीं। गौतम ने अवनी के कंधों पर धीरे से अपने हाथ रखे और उसे अपनी तरफ पलटा। अवनी का चेहरा नीचे था,
तो गौतम ने धीरे से उसकी चिन को पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर किया। अवनी ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर गौतम की आंखों में देखा। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे और उनके होंठ एक दूसरे के ठीक सामने थे। गौतम ने अवनी की चिन पकड़कर उसका चेहरा धीरे से अपनी ओर किया और एक बार फिर अवनी की आंखें बंद हो गईं। वो दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी अचानक से अवनी का फोन बजा। एक पल के लिए अवनी ने उसे अवॉइड किया क्योंकि वो उस मोमेंट को खोना नहीं चाहती थी, पर तभी गौतम ने धीरे से कहा, आई थिंक तुम्हें ये कॉल लेना चाहिए। अवनी ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर गौतम को देखा और चिढ़ते हुए उसे हल्का सा धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। उस छोटी सी नोकझोंक से गौतम के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो साइड में हटकर खड़ा हो गया। अवनी ने आगे बढ़कर जैसे ही अपना फोन उठाया, उसके चेहरे पर फिर से एक चिढ़न सी छा गई, पर इस बार वो चिढ़न प्यार वाली नहीं बल्कि इरिटेशन वाली थी। इस वक्त मॉम का कॉल, अब इन्हें क्या चाहिए? अवनी के मुंह से मॉम शब्द सुनकर गौतम के चेहरे की स्माइल भी फीकी पड़ गई। अवनी ने गीता का कॉल स्पीकर पे डालते हुए कहा, हेलो, अब क्या हुआ मॉम? फोन के दूसरी तरफ से गीता की प्यार भरी आवाज आई, क्या एक माँ अपनी बच्ची का हालचाल लेने के लिए फोन भी नहीं कर सकती? अवनी सीरियस टोन में बोली, क्यों नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो माँ आप जैसी हो तो उसे हालचाल के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? अवनी के बर्ताव से साफ समझ आ रहा था कि वो गीता से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि पहली बात तो वो गीता से अब तक नाराज थी और दूसरा गीता के उस फोन कॉल ने उसका और गौतम का पर्सनल मोमेंट पूरी तरह से खराब कर दिया था। सच सच बताइए मॉम, आपने क्यों कॉल किया है? गीता समझ गई थी कि अब वो अवनी के सामने ज्यादा नाटक नहीं कर सकती थी, इसलिए वो सीधा पॉइंट पर आते हुए बोली, अवनी बेटा, क्या गौतम तुम्हारे साथ है? मैंने उससे कई कॉल किए पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से गौतम का फोन बंद हो गया था, लेकिन गौतम समझ गया था कि गीता उससे क्यों बात करना चाहती थी। निशा और सिद्धांत के बारे में गौतम को अच्छे से पता था कि निशा के थ्रू गीता तक ये खबर पहुंच गई थी कि गौतम सिद्धा फार्मा में काम करता था, पर अभी तक गौतम ने यह बात अवनी को नहीं बताई थी। गौतम नहीं चाहता था कि वो बात अवनी को गीता के थ्रू पता चले, इसलिए वो तेजी से अवनी की तरफ बढ़ा और इससे पहले अवनी गीता से गौतम से बात करने की वजह पूछती, गौतम ने अवनी के हाथ से उसका फोन छीनते हुए कहा, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या आज तुम मेरे लिए अपनी स्पेशल अदरक वाली चाय बनाकर ला सकती हो? अवनी ने गौतम को सीरियस नजरों से देखा। इतना तो वो भी समझ गई थी कि गौतम और गीता के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही थी, और उसके बावजूद भी उसने गौतम से उस वक्त कोई सवाल नहीं किया और सीरियस शक्ल बनाकर उस रूम से बाहर चली गई। गौतम समझ गया था कि अवनी को उसकी वो हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन फिर उस बात को अवॉइड करते हुए उसने गीता का फोन स्पीकर से हटाया और गीता से बात करने लगा। गीता उसी नकली प्यार भरे अंदाज में गौतम से बोली, अरे वाह जमाई बाबू, सुना है आप बहुत बड़ी कंपनी में काम करने लग गए हैं, पर क्या अवनी को इसके बारे में पता है? गौतम मुंह बनाते हुए बोला, पॉइंट पर आइए मम्मी जी। शौक से मुझे निशा ने बताया कि आज तुमने किस तरह उसकी इंसल्ट की है। एक निकम्मे को एक मामूली सा काम क्या मिल गया, वो हवा में उड़ने लगा। लेकिन मैं भी तुम्हें एक बात बता दूं, अगर मेरे भाई और उसकी पत्नी को उस कंपनी में जॉब नहीं मिली तो याद रखना तुम भी वहाँ काम नहीं कर पाओगे। गौतम ने कस के अवनी का फोन पकड़ा, लेकिन फिर उसने अपने दिमाग को शांत किया। गौतम जानता था कि गीता अपने नेचर के चलते किसी भी हद तक जा सकती थी, यहां तक कि वो अवनी की लाइफ में भी उलझने पैदा कर सकती थी। इसलिए उसने गीता की बात से हामी भरते हुए कहा, ठीक है मम्मी जी, कल मैं अपने ऑफिस में बात करके उन दोनों के लिए कोई काम ढूंढता हूँ। नाना बेटा जी, तुम्हें उनके लिए सिर्फ कोई काम नहीं ढूंढना है, बल्कि उन्हें ऐसी पोस्ट के लिए अपॉइंट करना है जिसमें काम कम हो और पैसा ज्यादा। गौतम खून का घूंट पीते हुए शांत आवाज में बोला, जी मम्मी जी। गीता ने फोन काट दिया और गौतम अपनी मुट्ठी भींचकर बेड पर बैठ गया। गौतम वहीं बेड पर बैठा गीता की बात के बारे में सोच रहा था जब अवनी चाय का कप लेकर अंदर आई और उसने वो कप जोर से बेड की साइड टेबल पर रखा। गौतम को शांत बैठा देख अवनी समझ गई थी कि गीता ने उससे कोई ऐसी बात जरूर कही थी जिससे गौतम का मूड ऑफ हो गया था, पर वो गौतम से भी थोड़ी अपसेट थी। वो सीरियस टोन में गौतम से बोली,
क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मॉम और तुम्हें ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी जो अकेले में ही हो सकती थी? गौतम जानता था कि अवनी उससे वो सवाल जरूर करेगी, लेकिन गौतम चाहकर भी उसे उस वक्त सिद्धा फार्मा का सच नहीं बता सकता था। इसलिए वो नाटक करते हुए बोला, कुछ खास नहीं, वो बस मुझे बार बार सॉरी बोल रही थी और यहाँ वापस आने के लिए बोल रही थी। अवनी गौतम पे शक करते हुए बोली, तो वो मेरे सामने भी बोल सकती थी, फिर तुमने मुझे बहाने से रूम के बाहर क्यों भेजा? सच सच बताओ गौतम, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? नहीं अवनी, भला मैं तुमसे कुछ क्यों ही छुपाऊंगा? और मैंने तुम्हें इसलिए रूम से बाहर भेजा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मम्मी जी की किसी भी बात से तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। अवनी चिढ़ते हुए बोली, अच्छा, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो फिर मेरी एक बात मानो, चाहे मॉम कितनी भी सॉरी क्यों ना बोले, तुम गलती से भी उन्हें यहाँ वापस आने को मत बोलना। गौतम खुद भी नहीं चाहता था कि गीता उस विला में और उसकी जिंदगी में वापस आए, लेकिन फिर भी वो अवनी के सामने नाटक करते हुए बोला, मैं मानता हूँ कि मम्मी जी से भूल हुई है, पर तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है? गौतम की बात से अवनी और भी ज्यादा भड़क गई। वाह गौतम, तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। एक तरफ मैं तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपनी फैमिली के खिलाफ हो गई और तुम हो कि तुम्हें इस बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसा नहीं है अवनी, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और मैं ये फालतू की बात करके अपनी रात नहीं खराब करना चाहती। ये कहते हुए अवनी बेड पर चादर ओढ़कर लेट गई और अपनी पीठ गौतम की तरफ कर ली। गौतम ने मन ही मन गीता को कोसा। मम्मी जी इस घर से तो चली गई, पर मेरी किस्मत से जाने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छे खासे मोमेंट को सिर्फ एक फोन करके बर्बाद कर दिया। क्या करूं मैं इनका? ये सोचते हुए गौतम भी फ्रस्ट्रेट होकर सोने के लिए बेड पर लेट गया, और वो भी साइड टेबल पर रखे चाय के कप से एक चुस्की लिए बिना। अगले दिन सिद्धा फार्मा के ऑफिस में गौतम ने दिव्यंका से मिलकर उसे गीता से हुई सारी बात बताई। सब कुछ सुनने के बाद दिव्यंका गुस्से से बोली, मुझे नहीं पता था तुम्हारे इन लॉज इतने अजीब लोग हैं। आई थिंक तुम एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। इसमें सोचने समझने के लिए कुछ नहीं रखा दिव्यंका। मैं नहीं चाहता कि अवनी की मॉम या उसके रिश्तेदार अवनी को जरा सी भी टेंशन दे, इसलिए मुझे लगता है कि उनकी बात मान लेने में ही सबकी भलाई है। दिव्यंका निशा और सिद्धांत की मदद तो नहीं करना चाहती थी, पर गौतम की मजबूरी को समझते हुए वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है, मैं उन दोनों को अच्छी पोस्ट पे अपॉइंट कर लेती हूँ जहां काम कम होगा और सैलरी ज्यादा। पर ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूं गौतम, ना कि उन सेल्फिश लोगों के लिए। थैंक्स दिव्यंका। जैसलमेर के एक रेस्टोरेंट के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी, जिसमें से एक लड़की उतरी। उस लड़की ने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक रखा था और वो सीधा रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। दोपहर के वक्त उस रेस्टोरेंट में ज्यादा लोग नहीं थे और वो लड़की सबसे आखिर की टेबल की तरफ बढ़ रही थी। उस आखिरी टेबल पर एक औरत बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। तभी वो लड़की उसके पास जाकर बोली, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया मॉम? जैसे ही वो औरत पीछे मुड़ी, उस लड़की ने उसका चेहरा देखा। वो औरत और कोई नहीं बल्कि बबीता सिंघानिया थी और वो लड़की उसकी बेटी रिया। बबीता एक हल्की स्माइल के साथ रिया से बोली, इतने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूं, यहां आओ, मेरे पास बैठो बेटी। रिया जाकर बबीता की सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, मैं यहां छुप कर आई हूं, इससे पहले मुझे यहां कोई देख ले आप इधर उधर की बातें छोड़कर सीधा मुद्दे पर आओ। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी जो आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया? बबीता बिना टाइम वेस्ट किए बोली, तुम तो अपने भाई को जानती हो बेटी, उसने आज तक कितने बड़े कांड किए हैं, लेकिन इस बार वो बहुत बुरी तरह फंसा है। उसने 50 करोड़ का घपला किया है और अब उसे वो अमाउंट चुकाना है, नहीं तो वो बुरी तरह फंस जाएगा। रिया चौंकते हुए बोली, क्या कहा? 50 करोड़? लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं जानती हूं बेटी, लेकिन मेरे हाथ कुछ ऐसा लगा है जिससे तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बबीता ने अपने बैग से कुछ पेपर्स निकालकर टेबल पर रखते हुए कहा, एक कंपनी के लोन के पेपर्स हैं, मैं चाहती हूं तुम इन पर अपने साइन करके लोन के लिए अप्लाई कर दो, तभी हम तुम्हारे भाई का कर्जा उतार पाएंगे। रिया का खून खौल गया और वो चिढ़ते हुए बोली, एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज? नहीं मॉम, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिसने कर्ज लिया है वही इसे चुकाए। मैं दूसरे की गलती की भरपाई अपने नाम पर क्यों करूं? आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इतना कहकर रिया वहां से उठकर जाने लगी कि तभी बबीता थोड़ा चिढ़ते हुए पीछे से बोली, तुम्हें यह करना ही होगा, नहीं तो तुम्हारा वो राज गौतम के सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। रिया के पैर अपनी जगह पर जम गए
और वो पलटकर बबीता को घूर घूर के देखने लगी। आखिर रिया का कौन सा राज था जो गौतम से छुपा था? क्या गीता गौतम को अवनी के नाम पर और ब्लैकमेल करेगी? क्या सिद्धांत और निशा गौतम के ऑफिस में उसके लिए मुसीबत खड़ी करेंगे?